कानून का असली उद्देश्य लोगों को खुद को नियंत्रित करने के लिए राजी करना है, ना कि उन्हें मजबूर करना। ये विचार हमें कानून के उसकी असली सार की याद दिलाता है। नमस्कार, और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून पर बात करने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच की महीन रेखा पर हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए। जी, और इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में प्रकाशित एक बहुत ही बेहतरीन लेख के आधार पर हम इसके पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और हमारा मिशन ये समझना है कि 1967 में बना एक कानून जो मूल रूप से आतंकवाद से निपटने के लिए था ही नहीं, वो आज भारत का प्रमुख एंटी टेरर लॉ कैसे बन गया। उमर खालिद से लेकर शर्जील इमाम और हाल ही में न्यूज़ क्लिक के मामले तक इस कानून की जो परिभाषा है वो लगातार सुर्खियों में है। तो चलिए इसके परतों को खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले चलिए 1967 में चलते हैं। जब ये कानून बना तो इसका मकसद क्या था? जैसा हमने सुना, आतंकवाद तो कहीं था ही नहीं तस्वीर में। तो फिर उस वक्त देश के सामने ऐसी क्या चुनौती थी जिसके लिए इस कानून की जरूरत पड़ी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं इस कानून की आप कह सकते हैं आत्मा बस्ती है। देखिए, 1960 का जो दशक था वो भारत के लिए एक मुश्किल दौर था। भाषा और क्षेत्र के आधार पर अलगाववाद की मांगें उठ रही थीं। हाँ, देश नया नया था और ये सब चुनौतियां थीं। बिल्कुल, इसी चिंता को लेकर 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकता परिषद यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की एक बैठक बुलाई थी। लक्ष्य था सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी जो तोड़ने वाली ताकतें हैं उनसे निपटना। अच्छा, तो इसका फोकस देश को अंदर से जोड़ने पर था, किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने पर नहीं। बिल्कुल, इसी परिषद की सिफारिश पर 1963 में संविधान में 16वां संशोधन किया गया। इस संशोधन ने सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्ण सभा करने की, संगठन बनाने के अधिकार, इन पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी। यूएपीए 1967 में इन्हीं संवैधानिक शक्तियों को जमीन पर उतारने के लिए बनाया गया था। इसका एकमात्र मकसद उन संगठनों और गतिविधियों पर रोक लगाना था जो भारत से अलग होने की वकालत करते थे। आतंकवाद शब्द का तो दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। तो फिर वो बड़ा मोड़ कब आया जब आतंकवाद शब्द ने इस कानून में एंट्री ली? ये तो कानून के पूरे डीएनए को बदलने जैसा रहा होगा। वो निर्णायक मोड़ 2004 में आया, और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उस समय की यूपीए सरकार ने 2002 में बने विवादास्पद कानून पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को खत्म करने का अपना चुनावी वादा पूरा किया। पोटा पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुरुपयोग के बहुत गंभीर आरोप लगे थे। एक मिनट, तो एक विवादास्पद एंटी टेरर कानून को निरस्त करने के बाद सरकार ने लगभग वही शक्तियां एक दूसरे पुराने कानून में क्यों डाल दी? ये तो एक तरह से राजनीतिक बाजीगरी लगती है। क्या उस वक्त इसका विरोध नहीं हुआ? विरोध हुआ, लेकिन सरकार का तर्क ये था कि पोटा जैसे कठोर कानून की जरूरत नहीं है, पर देश को आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत तो है ही। इसलिए पोटा को निरस्त करने के साथ ही यूएपीए में संशोधन कर दिया गया। अधिनियम के शीर्षक में और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए ये शब्द जोड़े गए और एक बिल्कुल नया चैप्टर 4 डाला गया, जिसका नाम था आतंकवादी गतिविधियों के लिए सजा। और इसमें आतंकवादी कृत्य को कैसे परिभाषित किया गया? क्योंकि मुझे लगता है कि यहीं से सारा खेल शुरू होता है। सही कहा आपने। धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा दी गई। शुरुआत में इसमें विस्फोटक, बम या जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करके भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालना या लोगों में दहशत फैलाना शामिल था। लेकिन इसी के साथ एक और बदलाव किया गया। गैरकानूनी गतिविधि की परिभाषा में भारत के प्रति असंतोष, डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया पैदा करने वाले कार्यों को भी शामिल कर लिया गया। असंतोष, ये तो बहुत ही अस्पष्ट शब्द है। इसकी व्याख्या तो कोई कैसे भी कर सकता है। और यही चिंता की बात थी। और फिर आया 26/11 का मुंबई हमला, एक ऐसा राष्ट्रीय सदमा जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे याद है उस वक्त पूरे देश में एक गुस्सा और डर का माहौल था और सरकार पर कुछ करने का जबरदस्त दबाव था। क्या इसी दबाव में कानून और ज्यादा सख्त हो गया? हाँ, 2008 के संशोधन शायद इस कानून के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे दूरगामी प्रभाव वाले थे।
26/11 हमलों के तुरंत बाद संसद ने यूएपीए को और मजबूत करने के लिए संशोधन पारित किए और इसमें एक छोटा सा बदलाव किया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। धारा 15 में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा में 3 शब्द जोड़े गए, बाय एनी अदर मीन्स, यानी किसी भी अन्य माध्यम से। किसी भी अन्य माध्यम से, ये तो बहुत ही खतरनाक रूप से अस्पष्ट है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। एक विरोध प्रदर्शन, एक चक्का जाम, एक भड़काऊ भाषण, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और यही आलोचकों का सबसे बड़ा बिंदु है। इस एक वाक्यांश ने आतंकवाद की परिभाषा को लगभग असीमित बना दिया। इसने जांच एजेंसियों को यह तय करने की अपार शक्ति दे दी कि कौन सी गतिविधि आतंकवाद है और कौन सी नहीं। इसने असहमति और विरोध प्रदर्शनों को भी आतंकवाद के दायरे में लाने का रास्ता खोल दिया। और ये तो सिर्फ परिभाषा की बात हुई, प्रक्रिया में भी तो बड़े बदलाव हुए थे। बिल्कुल। और ये बदलाव, जैसा आपने कहा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। बदलाव बहुत कठोर थे और वो आरोपी के अधिकारों को काफी कम करते थे। पहला, पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई। यानी पुलिस को पूछताछ के लिए दुगना समय मिल गया, जिस दौरान आरोपी का बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत सीमित रहता है। सही। दूसरा, चार्जशीट दाखिल करने तक की जो न्यायिक हिरासत की अवधि है वो 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई। इसका सीधा मतलब है कि किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। 6 महीने बिना ट्रायल। और सबसे बड़ा बदलाव शायद जमानत के प्रावधानों में था। हम सुनते हैं कि यूएपीए में जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जमानत का सिद्धांत ही उल्टा कर दिया गया। पहली बात, अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं है। और नियमित जमानत के लिए धारा 43D5 में एक शर्त डाल दी गई कि अदालत तब तक जमानत नहीं देगी जब तक उसे ये विश्वास न हो जाए कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य यानी प्राइमा फेसी ट्रू नहीं है। ये तो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कंडीशन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जमानत की सुनवाई के स्टेज पर ही जज को ये मानकर चलना होगा कि पुलिस की कहानी सही है जब तक कि आरोपी ये साबित न कर दे कि वो गलत है। ये तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है सबूत का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ का उल्टा जाना। धारा 43E के तहत अगर किसी आरोपी के कब्जे से या ऐसी जगह से हथियार या विस्फोटक मिलते हैं जहां उसकी उंगलियों के निशान हैं, तो अदालत ये मानकर चलेगी कि वो दोषी है जब तक कि वो खुद को निर्दोष साबित ना कर दे। तो पूरा का पूरा भार आरोपी पर ही डाल दिया गया। जी। सामान्य आपराधिक कानून में ये साबित करने का बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। तो इस कानून का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हाँ। क्या आर्थिक अपराधों को भी आतंकवाद से जोड़ा गया? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये 2012 में हुआ जब यूपीए सरकार ने ही एक और संशोधन किया। इसका उद्देश्य था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के वैश्विक मानकों को पूरा करना। इस संशोधन के जरिए देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों को भी आतंकवाद की परिभाषा में शामिल कर लिया गया। आर्थिक सुरक्षा, जी। इसमें क्या-क्या आ सकता है? इसमें जाली भारतीय मुद्रा का उत्पादन या तस्करी एक प्रमुख उदाहरण था और इसी संशोधन ने कंपनियों और ट्रस्टों को भी यूएपीए के दायरे में ला दिया, जिसके तहत पदाधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अच्छा, तो हाल ही में न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ पर जो आरोप लगे हैं वो इन्हीं 2012 के प्रावधानों के तहत हैं। हाँ, उन पर लगे आरोप काफी हद तक इन्हीं प्रावधानों से जुड़े हैं जो आर्थिक सुरक्षा और कंपनियों की जिम्मेदारी से संबंधित हैं। तो हमने 1967 से 2012 तक का सफर देखा। अलगाववाद से शुरू होकर आतंकवाद, फिर आर्थिक आतंकवाद तक। इस कानून का सबसे हालिया और शायद सबसे विवादास्पद रूप 2019 में सामने आया। वो क्या था? 2019 में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा संशोधन किया जिसने सरकार को किसी संगठन के साथ साथ किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने की शक्ति दे दी। एक व्यक्ति को? हाँ, किसी एक व्यक्ति को। पहले सिर्फ संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था, जैसे जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा। अब सरकार किसी एक व्यक्ति पर भी आतंकवादी का ठप्पा लगा सकती है, बिना किसी अदालती ट्रायल या सजा के। हाँ, बिना किसी पूर्व दोष सिद्धि के। और यही इसकी आलोचना का मुख्य कारण है। आलोचकों का कहना है कि ये निर्दोषिता के अनुमान, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के सिद्धांत पर सीधा हमला है।
क्योंकि राज्य को किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने और उसे दोषी ठहराने से पहले ही उसे सार्वजनिक रूप से आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देता है। और इसने एनआईए को भी तो ज्यादा शक्तियां दी। जी, इस संशोधन ने एनआईए को राज्यों की अनुमति के बिना भी संपत्ति जब्त करने और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को भी जांच करने का अधिकार दे दिया, जिससे जांच का दायरा और बढ़ गया। तो अगर हम आज के कुछ चर्चित मामलों को देखें, जैसे उमर खालिद, जिन पर दिल्ली दंगों के सिलसिले में यूएपीए लगा, या पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी, या कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों पर नारेबाजी के लिए यूएपीए लगाया जाना, तो इन सब मामलों में कानून की यही जो व्यापक परिभाषाएं हैं वही इस्तेमाल हो रही हैं। बिल्कुल, ये सभी मामले इस बात के सटीक उदाहरण हैं कि कैसे धारा 15 की व्यापक परिभाषा, खासतौर पर वो वाक्यांश किसी भी अन्य माध्यम से का इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा रहा है जो पारंपरिक आतंकवाद जैसे बम धमाकों या बड़े हमलों से बहुत अलग हैं। इन मामलों ने इस बहस को और तेज कर दिया है कि क्या ये कानून अपने मूल उद्देश्य से भटक कर असहमति की आवाज को दबाने का एक साधन बन गया है। तो जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं 1967 से आज तक, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। ये कानून भारत की सुरक्षा चिंताओं का एक आईना है। हर बड़े संकट या हमले के बाद ये कानून और ज्यादा मजबूत होता गया और हर बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा थोड़ा सिकुड़ता गया। ये एक बेहतरीन सारांश है और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक द्विदलीय प्रक्रिया रही है। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर देश के सामने आई सुरक्षा चुनौतियों का जवाब देने के लिए इसी कानून को और धारदार बनाया है, लेकिन हर बार शक्ति और सुरक्षा के इस विस्तार के साथ इसके दुरुपयोग की आशंकाओं पर बहस भी तेज हुई है। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच का एक कभी न खत्म होने वाला तनाव है। जी, और आज हम अपने श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जब आतंकवाद जैसे गंभीर शब्द की परिभाषा लगातार फैलती है, जब उसमें विरोध प्रदर्शन से लेकर आर्थिक अपराध तक सब कुछ शामिल होने की गुंजाइश बन जाती है, तो क्या ये शब्द अपने मूल अर्थ और गंभीरता को खोने का जोखिम नहीं उठाता? राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और असहमति के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करने के बीच सही संतुलन आखिर कैसे और कहाँ खींचा जा सकता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और गहन विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।